हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों आज हम कॉन्सेप्ट टॉक्स के इस वीडियो में समझेंगे फेडरलिज्म का मतलब कि व्हाट इज फेडरलिज्म और ये किस तरह से इंपैक्ट करता है पॉलिटी को। तो चलिए देखते हैं फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज है व्हाट इज फेडरलिज्म। आपने ये वर्ड सुना होगा कि फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल लिस्ट। फेडरलिज्म है क्या, आखिरकार इसे समझते क्या है? तो इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country। देखिए क्या होता है फेडरलिज्म में कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है। जैसे हमारे अगर कंट्री की बात करें तो हमारे क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी जो पार्लियामेंट है, सेंटर में एक पावर है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना। अब एक तो ये होगी, ठीक है, लेकिन इसके नीचे जो है और भी अथॉरिटीज होनी चाहिए और पावर का डिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो है हर कुछ अपने हिसाब से कर ले, ठीक है। तो उस जो सिस्टम है गवर्नमेंट को, उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। यहां डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जो एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो काम तो चलेगा नहीं। और मिलजुल के चलने का मतलब है कि पावर्स इनकी डिफाइंड होती है कि आप ये काम ही कर सकते हैं। सपोज करें आपके घर में काम जो है वो डिफाइंड है कि आपके बड़े भैया हैं वो सब्जी लाएंगे, आप जो है घर का राशन लाएंगे, और आपका छोटा भाई है वो सपोज करें या आपकी छोटी बहन है वो दूध वगैरह जो मिठाई वगैरह होगा वो लाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि कोई एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, तो काम सारा घर का अच्छे से चल रहा है, ठीक है, क्योंकि सबकी पावर्स भी डिफाइंड है और सबको जो है ड्यूटीज भी डिफाइंड है। उसी तरह यहां होता है कि जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, हमारे यहाँ क्या होता है, एक कम से कम दो होने चाहिए, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, मिनिमम ऑफ 2 लेवल्स, कम से कम 2 लेवल्स होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही लेवल हो तो फेडरलिज्म काहे का भाई। एक ही लेवल है और यही ऑल पावरफुल है तो फिर फेडरलिज्म काहे का। और एक ही लेवल है तो सीधी सी बात है वो ऑल पावरफुल होगा ही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नीचे बोलना सही नहीं होगा, लेकिन और भी एक लेवल जो है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना। देखिए स्टेट के चुनाव होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं जिसको हम पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। लोकसभा राज्यसभा में जो जाते हैं उन्हें एमपी कहते हैं। 25 साल लोकसभा के लिए मिनिमम एज है, 30 साल राज्यसभा के लिए। सिमिलरली हमारे स्टेट गवर्नमेंट में जो है जिनको चुन के भेजा जाता है उन्हें एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जहां काउंसिल्स हैं, 6 हैं काउंसिल्स 6 स्टेट्स में, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोलते हैं। जैसे बिहार में है, अपना यूपी में है, इन सब जगहों पे तो उन्हें एमएलसी कहते हैं, है ना। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका अपना पावर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट इसके पावर्स अलग है। और इंडिया में 3rd टियर भी है जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं, ठीक है, जिनको पीआरआईज बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। कहने का मतलब अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है और सबकी पावर जो है ना फिक्स है कि आपका काम ये होगा और आपके पावर्स इतने हैं। ये हुआ फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर, जहां एक से ज्यादा लेवल्स होने चाहिए और पावर डिवाइडेड होने चाहिए ताकि कोई एक दूसरे के काम में या एक दूसरे के पावर का शोषण ना कर सके, हस्तक्षेप ना कर सके, ठीक है। तो चलिए अब एक चीज देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है इसको लेके। सीधी सी बात है, अगर आपको पावर को डिवाइड करना है तो वो देना होगा। तो 7th शेड्यूल के बारे में मैंने आपको बता रखा है। द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 3 लिस्ट। 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में। एक है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कहने का मतलब यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होता है, ये एक तरह से ना समझिए एक लिस्ट है, ऐसे करके यूनियन लिखा है उसमें, आप ऐसे समझिए। फिर एक जगह स्टेट लिखा है और एक जगह कॉन्करेंट लिखा है। अब इनके अंदर ना कुछ आइटम्स हैं। आइटम्स कहने का मतलब कुछ चीजें हैं, जैसे यूनियन के नीचे लिखा हुआ है, जैसे कि मान के चलिए इंटरनेशनल अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, IR, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज हैं जो यूनियन लिस्ट के अंदर है। मतलब इस पे अगर लॉ बनाना है, इन सब चीजों पे लॉ बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट उस पे लॉ बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है वही सिर्फ उस पे लॉज बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट उस पे लॉ नहीं बना सकती है, सीधी सी बात है। लॉ मेकिंग का पावर यही दोनों के पास है, यूनियन और स्टेट के पास। तो यूनियन गवर्नमेंट इन चीजों पे, जो यूनियन लिस्ट में जितने भी आइटम्स है उस पे बना सकती है लॉ। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के हैं कुछ, कि स्टेट जो है जैसे पुलिस है ना, लैंड है, ये सब चीजें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं।
कहने का मतलब इस पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। पुलिस को किस तरह से चलाना है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। यूनियन गवर्नमेंट इसमें अपना जो है अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। कुछ कंडीशंस है जिस केस में यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मतलब कि स्टेट लिस्ट के जो आइटम्स है उस पर लॉ बना सकता है। वो कुछ है लेकिन आपके काम का नहीं है। राज्यसभा अगर वो रेजोल्यूशन पास कर दे उसके हिसाब से है कुछ चीजें, ठीक है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें ऐसी चीजें हैं एजुकेशन जैसे, इस पे दोनों लॉ बना सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, ठीक है। तो अगर मान के चले कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, किसी अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई आइटम है उस पे यूनियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया, सिमिलरली उसके अगेंस्ट कोई जो है स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ पास किया। अब क्या होगा अगर टसल होगा कभी भी, तो हमेशा याद रखे द यूनियन लॉ विल प्रिवेल। कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम्स पे, कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है जिसमें कि जो आइटम्स है उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट भी यानी कि पार्लियामेंट भी साथ में स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती हैं। वो दोनों के स्फेयर में आता है। बट इन केस ऑफ अ टसल, इफ देयर arrives a situation, if there occurs a situation where there is difference between the union law and state law and they are head on, then the union law shall prevail। ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए अब एक चीज देख लेते हैं, ये है लिस्ट जो है, तीनों लिस्ट मैंने दे दी है आपको। सीधी सी बात है, लिस्ट देने का मतलब है कि डिवीजन ऑफ पावर है। यूनियन गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में जब हमारा जो है संविधान लागू हुआ था तो 97 आइटम्स थे, ठीक है। आज के डेट में बढ़ के ये 100 हो गए हैं, ठीक। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें इंक्रीज देखा गया है। यहां पे क्या हुआ है, ये इंक्रीज होके 100 बना है। स्टेट लिस्ट में उस समय 66 आइटम थे, 66, जिनको कम करके 61 किया गया है। तो यहां पे डिक्रीज देखा गया है, स्टेट लिस्ट से कुछ चीजें हटा दी गई हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ चीजें बढ़ा दी गई हैं। 47 थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एट प्रेजेंट दे आर 52, ठीक है। तो ये था हमारा आज का फेडरलिज्म के बारे में लेक्चर। मैंने आपको बताया फेडरलिज्म क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे और उनकी पावर सेपरेट होगी, डिवीजन ऑफ पावर वहां होगा, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। मेन चीज है 7th शेड्यूल समझने की बात है। दूसरी बात, इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। तीसरी बात जो मैंने आपको लिस्ट दिया कि कौन कौन से स्टेट का जो स्टेट लिस्ट है उसके आइटम्स घटाए गए हैं, यूनियन लिस्ट के बढ़ाए गए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के बढ़ाए गए हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट फेडरलिज्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।